गुड मॉर्निंग भाई, वेलकम बैक। कैसे हैं भाई सब लोग? पढ़ के आए हैं थोड़ा? कल की क्लास में कोई दिक्कत किसी को? प्रतीक, राजन, अर्पित, सबको? ऐसी कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है? जल्दी से 2 मिनट के अंदर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। अडॉप्ट, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट फटाफट। प्रेजेंट, एब्सेंट। हाँ जी। हार्ट, हाँ। बेटा अगर उनको थोड़ा सा मीनिंग समझोगे ना राकेश, तो क्लियर हो जाएगी। मतलब मैंने कहा था एक में दोनों सेंस में काम करता है। एक नहाना भी और एक नहलाना भी, वो दोनों ही ऐसी वर्ब, एक छिपना भी और एक छिपाना भी। मतलब कि जब आप खुद के छिपने की बात करेंगे वो समझ में आ जाएगा आपको सेंटेंस से। तो वहां पर कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या कुछ भी यूज करना ही नहीं ऑब्जेक्ट। और अगर बाई चांस है किसी और को नहलाने की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी वहां पर गिवन होगा, वहां पर वैसे नहीं करना। तो दोनों के कंक्लूजन से राकेश ये बात क्लियर होती है कि वो वर्ब ऐसी हुई जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब खुद का होगा तो उनका मीनिंग अलग होगा, जब दूसरे का होगा तो ऑब्जेक्ट दिया होगा। तो इन दैट कंक्लूजन वही निकल गया। थोड़ा सा फास्ट लिख देंगे भाई। लिख दी। संतोष, वेरी गुड। शिवानी, राजन, मोहम्मद अक्वीप, इंट्रोड्यूस माम जी। अडेप्ट है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रिजाइन है, ओके, अवेल है, फ्राइड है, ओके। थोड़ा जल्दी सब लोग लिख देंगे। मैंने सबको दिया था ना होमवर्क, तो कि सबको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसके साथ भी लगता है वो याद होनी चाहिए। जस्ट, एक्सर्ट, अप्लाई, हार्ट, वेरी गुड उषा। रोशन कुमार, शीतल, वेरी गुड प्रियंका, वेरी नाइस सुजीत। ललिता जी, ललिता पाल। धीरेन्द्र सिंह, अर्पित, वेरी गुड बेटा। महबूबी बेगम, शीतल, मोहिनी। और कोई जो भी है सब फटाफट लिख दें। हाँ, वर्ब की क्लास कब होंगी मैम? ये कहाँ से आ गया बीच में? मैं सामने होता ना तो अभी एक लगाती। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं है। ये क्लास होगा क्या मैम? ये क्लास कब होगा मैम? पगले हो क्या तुम कुछ? इतने बड़े बच्चे हैं फिर भी ये नहीं समझ में आता कि समय क्या है, समय क्या चल रहा है। अम्यूज जी, नया वर्ड थोड़ा सा, अम्यूज। शालिनी, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। राजन, प्रियंका, वेरी गुड। धीरेन्द्र, प्रतीक, वेरी नाइस। सो गुड सो गुड सलोनी, सो गुड, वेरी गुड। चलो जी, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ये बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं इसी तरह सब एबल होंगे। सबके शायद मैं नाम नहीं ले पा रही होंगी या सबके हाथ दुख रहे होंगे कमेंट करने में। चलो भी, जैसा भी हो, आगे बढ़ती हूँ प्रोनाउन के अगले सेक्शन की तरफ। आज है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि इसके नाम से शो हो रहा है बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब कि कुछ उल्टा सा, ठीक है। कुछ उल्टा सा क्या होता है? रेसिप्रोकल तो हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल वाला रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो कुछ इधर से भी और कुछ इधर से भी, कुछ ऐसा होना चाहिए। देखते हैं, ऐसे प्रोनाउन के अंदर हमारे दो प्रोनाउन आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक तो ईच अदर का, एक वन अनदर का प्रयोग। एक ईच अदर का, एक वन अनदर। अब हम कहेंगे कि इन दोनों में अगर हम डिफरेंस सीख गए तो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन खत्म हो गया, जो कि बहुत आसान है। ईच अदर का मतलब होता है, ईच होता है हर एक, मतलब कि एक, अदर दूसरा। जहां पर दो ही पर्सन हो तो वो क्या कहेंगे? ईच अदर कहेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा, अभी एग्जाम्पल्स भी आपके आगे होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, विराट एंड अनुष्का लव ईच अदर। तो आप कहेंगे एक एक्शन कर रहा है,
एक उस रिएक्शन को ले रहा है, दूसरा कोई एक्शन कर रहा है, वो रिएक्शन को ले रहा है। बट मुद्दे की बात यह है, जो एक पहला एक्शन है उसका रिसीवर दूसरा एक्शन करने ही वाला है। मतलब कि जब दो लोग आपस में एक्शन और एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन सहें, उसे ईच अदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईच अदर। समझ में आई मेरी बात? कोई बात नहीं सरस्वती जी, कोई बात नहीं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे। मैंने कहा वन अनदर। अब ऐसा केस मान लो कि मैंने सबको कहा गुड मॉर्निंग, कहा गुड मॉर्निंग, तो क्या मैंने सीमा को और सीमा ने मुझे कहा? जी नहीं, मैं एक हूं, आप इतने सारे हैं, तो हम तो बहुत सारे हो गए। तो हमने एक दूसरे को क्या कहा? गुड मॉर्निंग। जहां पर हमारे रिसीवर या फिर जो एक्शन है वो ज्यादा के द्वारा और रिसीवर में डिफरेंस हो, एक एक ना हो, दो से ज्यादा हो। जब दो से ज्यादा है तो केस हो जाएगा वन अनदर का। क्या हुआ? वन अनदर। अब हम केस समझते हैं कि कहानी क्या होती है, ठीक है। हाँ जी। मान लो बेटा, यहाँ पर एक पर्सन है ए, यहाँ पर एक पर्सन है बी। ए ने बी को कुछ कहा, बी ने ए को कहा। जब ए ने कहा तो बी रिसीवर था, जब बी ने कहा तो ए रिसीवर था। ए बी से प्यार करता है, बी ए से प्यार करता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच लव है, ओके। पर लव क्या है? जब दो ही लोग हैं तो किस टाइप के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अब एक दूसरा केस समझते हैं। दूसरे केस में क्या है कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, ओके। दो से ज्यादा है। तो यहां पर देखिएगा, इसने एक्शन किया, इसने रिसीव किया, इसने एक्शन किया, इसने भी रिसीव किया। जब इसने किया इसने भी किया और इसने भी किया, जब इसने किया तो इसने भी और इसने भी। तो ये जो रिसीवर हैं आपस में दो से ज्यादा, हम ये नहीं कह सकते ईच अदर, जी नहीं, वन अनदर। वन से दोनों। जब हमें स्पेसिफाइड होता है तो अदर कहते हैं, अदरवाइज तो नदर कहते हैं। इस नदर में बी भी आता है और ए भी आता है। जब ए करता है तो उसके अनदर में बी और सी दोनों आते हैं। तो जब केस दो का तो कहेंगे ईच अदर, जब केस दो से ज्यादा का तो कहेंगे वन अनदर। क्या आप समझ पाएंगे चीजों को? अगर क्लियर है तो एक बार मुझे थम्स अप भेजेंगे तो मैं आपसे पूछूं फिर कितना समझ में आया। कोई बात नहीं, पूछा। घर में शादी थी इसलिए क्लास नहीं ले पा रही थी। कोई बात नहीं, अब शादी है, शादी भी दोबारा नहीं आएगी ना, क्या करें। तुम्हारी या मतलब किसी और की? घर में शादी थी मतलब तुम्हारी घर में शादी थी या फिर घर में शादी थी? आई एम जस्ट किडिंग, आई नो कि घर में शादी थी। यस मैम, है ना। तो ठीक है, फिर आप कह रहे हैं यस, तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ। हमारे सामने एक सेंटेंस है, बोथ द टीम्स fought हार्ड अगेंस्ट वन अनदर। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? हमें क्या चेक करना है? जब भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन दिखे तो तुरंत पूजा, अपूर्वा, सरस्वती, आप सब मिलकर, बाकी और स्टूडेंट्स के साथ भी ये चेक करेंगी, क्या ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है यहाँ पर ठीक है? क्या इसको यहाँ पर होना चाहिए था? क्या ये इसी जगह के लिए बना है? ये आपको चेक करना है। चेक करिए, क्या यहाँ पर वन अनदर का ही प्रयोग होना चाहिए था? चेक करके बताएंगे मुझे। क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ क्यों? शहीद अख्तर जी, आपको कोई रोकता है? अरे कोई कुछ कह रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मैं समझी नहीं शहीद।
लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, मतलब रिकॉर्डेड कर पाते हो, तो कोई बात नहीं। ईच अदर का सबसे पहले आप देखेंगे क्या यहाँ पर वन अनदर लगाना सही था। हमने देखा कि इसके लिए देखिए कि करने वाले कितने हैं। हमने कहा बोथ द टीम्स। जब आप बोथ द टीम्स का जिक्र करेंगे तो हमारे दिमाग में, जहन में आएगा कि भाई जब दो ही हैं तो दोनों जो एक्शन है, एक टीम दूसरी से लड़ रही है, दूसरी पहले से, एक पहले से कॉम्पिटेट कर रही है, दूसरी पहले से, तो एक एक्शन दूसरा रिएक्शन, इसका एक्शन तो एक दूसरे पर ही रिएक्शन है। तो ऐसे केस में हम किसका प्रयोग करते हैं? वन अनदर का नहीं बेटा, ईच अदर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली विश्ड हैप्पी होली टू ईच अदर। क्या ये सेंटेंस ठीक है? नेक्स्ट वन, बोथ मीन्स टू। वेरी गुड राकेश। क्वेश्चन का ना मेरे को रीजन भी दिया करो। अगर मतलब आप हटा रहे हो, कुछ और लगा रहे हो, या फिर नो एरर है तो नो एरर बताइए। देखिए हमने कहा द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली विश्ड हैप्पी होली टू ईच अदर। ईच अदर जैसे ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या यहाँ पर दो लोग हैं। हम इसके सब्जेक्ट के पास जाते हैं। इसने कहा मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। बेटा अगर उसको ये कहना होता मैं और मेरी वाइफ तो ऐसे कह लेता, मैं और मेरी बेटी ऐसे कह लेता। मेंबर्स ऑफ माय फैमिली की यूज कर रहा है, इसका मतलब पापा ने बेटे को कहा, बेटे ने बाप को कहा, बाप ने फिर मम्मी को भी कहा, मम्मी ने पापा को भी कहा, पापा ने बहन को कहा, दादा को कहा, दादी को कहा, पता नहीं किस किस को। तो ऐसे केस में हमें क्लियर है कि ईच अदर नहीं वन अनदर का प्रयोग होना चाहिए। मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगी। बहुत आसान है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और देखिएगा, बोथ कपिल एंड राधिका ऑलवेज हेल्प वन अनदर इन होमवर्क। अभी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा क्योंकि आपको पता है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, शायद ईच अदर का वन अनदर यूज करना है। पर जैसे ना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए, मान लो आज से पहले अगर आता तो हमें लगता ठीक तो लग रहा है, गलत नहीं लगता ना। बोथ कपिल एंड राधिका ऑलवेज हेल्प वन अनदर इन होमवर्क, क्योंकि वन अनदर का मतलब भी एक दूसरे को होता है, ईच अदर का मतलब भी एक दूसरे को होता है। मीनिंग तो सेम है, पर कपिल और राधिका यहाँ पर दो हैं। और अगर कपिल और राधिका दो हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वन अनदर की जगह पर ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो दो हैं। अगला बताइएगा। चलो मैं आपको चार ऑप्शन देती हूँ, थोड़ा सा सोच समझ के बताइएगा, वरना तो फिर मैं मारूंगी बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू सही रखता। समझ समझ के स्टेप बाय स्टेप 4 महीने चलते रहो, अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो साइड हो जाते हैं भाई, साइड हो जाते हैं। ले लो जरा देखो, एकदम से जल्दी मत मचाना, क्योंकि जल्दी जैसे ही करोगे गलत होगा। मैं ही बता रही हूँ, गलत होगा अगर जल्दी करोगे तो। आराम से।
Ram and Sham looked at each other in the mirror, ourselves in the mirror, one another in the mirror, themselves. तो हम जो कट कर सकते हैं ना उसको कट कर देते हैं। चलो, आपने जो करना था कर दिया होगा। भाई जो नहीं हो सकता, सबसे पहले तो हमने देखा कि राम और श्याम यहाँ पर एक ये है और एक ये है, तो ये टोटल दो हैं, तो वन अनदर तो नहीं प्रयोग करेंगे। आप लोग ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं, मुझे पता है। अब देखिए क्या हो रहा है। अभी बेसिकली ऐसे हुआ होगा कि ये मिरर होगा और राम यहां पर खड़ा होगा और श्याम यहां पर खड़ा होगा, ऐसे ही तो हो रहा है। तो राम और श्याम ने मिरर में देखा है, ठीक है। या तो भाई ये यहाँ पर खड़ा, मान लो तुम और तुम, ऐसा ऐसा होता है कभी हमारे साथ कि मान लो शीशा है, हमारे साथ तो होता था पहले हमारे घर में, मतलब एक ऐसे ऐसा शीशा हुआ करता था छोटा सा। तो मान लो स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मेरा भाई अपने बाल इधर उधर को कर रहा है, मैं अपना लगी पड़ी हूँ, तो एक दूसरे को कोहनी मारना कि हट पहले मुझे करने दे। तो ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ भी? तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी नहीं लग रही आपको कि जब वो मिरर में देख रहे हैं तो किसको देख रहे होंगे? वो इधर को, वो उधर को, या तो मैम एक दूसरे को। क्या वो अपने आप को नहीं देख सकते? भाई आर सेल्स तो मत लगाइए श्रीधर मंजाते जी, क्योंकि अगर वी होता तो हम आर सेल्स लगाते। कम से कम इसको भी रहने दीजिए भाई, इतनी भी ज्यादा बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हमने बताया था आपको कि वी के लिए आर सेल्स का यूज करते हैं, यहाँ वी नहीं है। तो भाई शिल्पा, क्या हो गया आप लोगों को? जो जो भी आर सेल्स लगा रहे हैं, वी के लिए आर सेल्स लगता है, उसको कट कर दीजिए। अब हमने कहा या तो राम श्याम लुक्ड एट ईच अदर इन द मिरर, या तो मिरर में उन्होंने एक दूसरे को देखा। मान लो कि गाड़ी का शीशा होता है, आप शीशे में देख रहे हो दूसरे को, दूसरा शीशे में आपको, तो ये भी सिचुएशन है। या फिर भाई सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि themselves, वो अपने आप को देख रहे हो भैया, दोनों अपने अपने एक दूसरे को देख रहे हैं ना। मैं अपनी चोटी देख रही थी, मेरा भाई मेरे अपने बाल देख रहा था, मैं उसको नहीं देख रही थी, है ना। और बाई चांस कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिरर में एक दूसरे को देख रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप themselves का भी प्रयोग करेंगे। ईच अदर का तो कर ही रहे हैं, ठीक है वो तो, पर ऐसा मत सोचिएगा कि themselves गलत होगा। themselves यहां पर सही है, ठीक है। जो प्योरली गलत है वो ये दोनों है। क्लियर जी? तो दोनों लगा सकते हैं। सलोनी आर सेल्स कहां से आ जाएगा? अब आप कहेंगे मैम एग्जाम में क्या आएगा? एग्जाम में कुछ नहीं होना, एग्जाम में एक ही ऑप्शन मिलेगा। चलिए अगला करिएगा। क्लियर? कोई भी लगा दीजिए, ईच अदर लगाना है ईच अदर लगा दीजिए। वो उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। themselves भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी आगे चलिएगा। ऑल द मेंबर्स इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर टू द चेयरमैन। सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है फटाफट से कभी। मैम वन अनदर का प्रयोग क्यों नहीं होगा? शांत मथानी जी कहाँ गए हुए हैं? 20 मिनट से आपका दिमाग कहाँ है? वन अनदर का प्रयोग तो तब होता है जब दो से ज्यादा हो। तो यहाँ तो दो ही लोग थे, जब दो से ज्यादा ही नहीं है तो वन अनदर क्यों? बेटा ध्यान से नहीं सुनते हो, कंसंट्रेशन नहीं है, कहीं और दिमाग है आपका, है ना। दोनों यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा है पूरा? चलो ये लो। All the members introduced each other to the chairman. One another, okay. One another, okay. One another, okay. One another. बस इतना ही तो आता है तुम्हें? मैं कह रही हूँ थोड़ी बुद्धि लगा लो। तुम्हें आंसर देने की जल्दी है, मैं टाइम दे रही हूँ, है ना। मैं आपको कितना टाइम देती हूँ? कुछ कुछ लोग तो सोचते होंगे मैम इतना टाइम मत दीजिए। ये टाइम इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग कर लो, पर तुम्हें करनी नहीं, तुम्हें तो वही करना है ईच अदर का वन अनदर।
जी नहीं। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं इसको वन अनदर कर दूं, कर देती हूँ, है ना, ठीक है भाई, तुम कह रहे हो मुझे करना पड़ेगा ना, मेरी मजबूरी है। तो एक काम करते हैं, ये थोड़े बड़े हैं चेयरमैन, ए बी सी डी, ये कंपनी में 4 लोग हैं, ये हमारे इधर चेयरमैन साहब हैं। तो ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पहले ए आया, पार्टी में आ रहे हैं ना, आपस में मिले, ए ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, हेलो सर, माय नेम इज ए, आई एम एंड वर्किंग इन योर कंपनी सिंस 2000, जो भी कर दिया। अगर वन अनदर लगाना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ने अपने बारे में बताया, चेयरमैन ने कहा, ओ हेलो ए जी, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ 5 साल से, मेरा नाम ये है, व्हाट द हक हेल इट इज, कि मतलब क्या है ये। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, मेरे अकॉर्डिंग। फिर बी आया, बी कहता है सर मेरा वो भी अपने बारे में गाना शुरू कर देता है, माय नेम इज दिस एंड आई एम वर्किंग हियर, ये वो एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो भी उसने शुरू कर दिया। फिर चेयरमैन कहता है, अरे बी रुकिए रुकिए रुकिए, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। बोले अच्छा ठीक है, उसने भी एक्सेप्ट कर ली। फिर सी आता है, सर मेरा नाम ये है और मैं आपकी कंपनी में ये वो बड़ा अच्छा लगता है एनवायरमेंट, ये वो भी बात कर रहा है। चेयरमैन फिर, अरे सी जी रुकिए, मेरे को भी तो सुन के जाइए, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ। बात यहाँ नहीं खत्म होती, डी के साथ फिर यही घटना होती है। तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम ये कहना चाहते हो मुझसे, यही हुआ है वन अनदर का मतलब तो ये होता है ना, कि जो ए एक्शन कर रहा है, चेयरमैन रिसीव कर रहा है, चेयरमैन ए को वही एक्शन कर रहा है, फिर ए भी उसको वही रिसीव कर रहा है। क्या चेयरमैन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है? बेटा ऑल द मेंबर्स, सिर्फ मेंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चेयरमैन अपने आप को नहीं कह रहा, हेलो ए जी सुन लीजिए, मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं। नहीं है ना ऐसा? और आपको एक चीज और बताई थी कि इंट्रोड्यूस जो है अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करता है, ठीक है। अब मैं ऐसे रट्टा मारने को नहीं कह रही हूँ, समझ से करिए। समझ से आपको लग रहा है कि ये भी एक्शन करेगा? जी नहीं, ये सारे अपने अपने आप को कर रहे हैं, ये अपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चेयरमैन नहीं बता रहा कि मैं चेयरमैन हूं, दैट्स व्हाई वी शुड यूज हियर देमसेल्व्स। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हुआ? किसी को पूछना है क्यों हुआ? हिमसेल्फ करेक्ट होगा। अर्पित दिमाग ठीक है? ऑल द मेंबर्स प्लूरल है यहाँ पर। मैंने ये नहीं कहा कि वन मेंबर या ईच ऑफ मेंबर, ऐसे नहीं बोला है। मैंने कहा ऑल द मेंबर्स, तो प्लूरल है। प्लूरल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं जानते अर्पित? देमसेल्व्स होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा। ठीक है जी, ठीक है मैम, ओके, क्लियर, कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़े फिर। आगे चलते हैं अगले प्रोनाउन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब ही होता है इशारा। तो इशारे का इंडिकेशन, जब भी हम कोई चीज को पॉइंट आउट करने के लिए प्रयोग करते हैं किसी जगह पे, किसी प्लेस को, किसी भी चीज को, तो उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटिव को यूज। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता ही इंगित करना, दर्शाना है। अब दर्शाने के लिए हम 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं बेसिकली। एक तो दिस, एक डैट, एक दीज और एक दोज। बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। दिस क्या है? पास की चीज। दिस इज चेयर, दिस इज मार्कर, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, दिस इज माई मोबाइल, दिस एंड ऑल। मैंने कहा डैट, अब मैं देखूं डैट मुझसे थोड़ी सी दूर दिख रही है, दैट इज माई कार। तो डैट जो थोड़ा दूर का इंडिकेशन, दिस पास का इंडिकेशन। दीज के साथ दीज पास की चीजें पर प्लूरल वाली, दोज
दूर की चीजें पर प्लूरल वाली, मतलब कि दिस के इंडिकेशन में जब हम प्लूरल कहते हैं तो दीज, दैट के में कहते हैं तो दोज। बहुत इजी है, कोई बिल्कुल बचपन से हम ये चीज सीखते आ रहे हैं, कोई भी टेंशन आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने कहा ही सेज टू मी दैट इज माई कार, क्या लिखोगे, दैट दिस इज माई कार। आगे देखते हैं, देखो भाई, दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए यूज होता है, नियर के लिए। डैट का प्रयोग दूर के लिए होता है, होता सिंगुलर के लिए ही है। अगर मैं कहूं इसी में ही दीज का प्रयोग, जो मैंने बोला बेटा वही लिख दिया है, दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है, पर वो चीजें जो हमारे पास हो वो दीज हैं, और जो चीजें हम प्लूरल हैं और दूर हैं उनके लिए दोज का। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत आसान है ना। तो ये हम यूज करते हैं। इसके अलावा आप कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं, नाउन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउन बेस्ड का मतलब है जैसे कि लिखा है दिस इज माई ट्राउजर्स, पर हमारा यहाँ पर दिस इज माई ट्राउजर्स कहना गलत होगा। क्यों होगा मंशा राम मांझी जी? क्योंकि जो ट्राउजर्स होते हैं वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं, सोचिए। मैंने कहा था कुछ ऐसी नाउन जो पेयर में चलती हैं, और जो पेयर में चलती हैं हमेशा प्लूरल होती हैं, तो हम उन्हें कैसे लिखते हैं, प्लूरल में लिखते हैं। तो हमें कहना चाहिए दीज आर माई ट्राउजर्स। तो डिपेंड करेगा ट्राउजर्स पर कि वो जिस चीज को दर्शा रहा है वो सिंगुलर है प्लूरल। देखो ये जो है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये तो इसके लिए ही तो यूज हो रहे हैं भाई, इशारा ही तो कर रहे हैं। तो क्या यूज करना चाहिए, प्लूरल यूज करना चाहिए। मैंने कहा दोज इज माई कार, आप कहेंगे गलत सेंटेंस है, हमें बोलना चाहिए दैट इज माई कार। बहुत छोटे बच्चों वाली बातें हैं। द नेक्स्ट वन आप देखते हैं, एग्जाम में दैट इज माई कार, दिस इज माई कार नहीं आता, क्वेश्चन ये आया, आराम से सोचकर, कुछ गलती है क्या? I have a sound knowledge of English and Hindi. This has 26 letters and that has 52 letters. क्या दे वे लिख रहे हो? मीनिंग आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, मुझे इंग्लिश और हिंदी की अच्छी नॉलेज है। दिस हैज 26 लेटर्स एंड दैट हैज 52 लेटर्स। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो दिस और डैट का है ना बेटे। दिस किसके लिए प्रयोग हुआ होगा, बस तुम इतना बता दो, छोड़ो तुम। मैंने कहा ये दिस किसके लिए प्रयोग हुआ और डैट किसके लिए प्रयोग हुआ, मुझे बता दीजिए कि दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज होगा। दिस हैज 26 लेटर्स, 26 लेटर्स तो मैम इंग्लिश में होते हैं, तो ये जो दिस है ना ये इंग्लिश के लिए यूज हुआ होगा, है ना, यही कहना चाहेंगे आप लोग। तो इंग्लिश के लिए यूज हुआ होगा। मैंने कहा था जो पास की चीजें है ना उनके लिए दिस यूज होता है, पर पास की चीज मैं पूछने गई तो मुझे हिंदी मिली, उल्टा हो गया, है ना। अब दूसरी चीज मैंने कहा डैट किसके लिए यूज होगा, हमने कहा हिंदी के लिए होगा। अब हमने कहा जो दूर होगा उसी के लिए यूज होना चाहिए, तो डैट हैज 52 लेटर्स, यहाँ तो लिखा है 52, इसका मतलब ये हिंदी के लिए यूज हुआ है। लेकिन जब मैं देखने गई पीछे पीछे जाती जाती मेरे को पास हिंदी दिख गई, तो मैंने कहा या तो इसको दिस मुझे यहाँ करना चाहिए, डैट वहां यूज करना चाहिए, या फिर मुझे इस हिंदी एंड इंग्लिश को अगर मैं ऐसे यूज कर लूं, हिंदी एंड इंग्लिश, तो मेरा काम हो जाएगा। क्या जब मैं इसको उल्टा कर दूंगी हिंदी एंड इंग्लिश,
तो ये जो दिस होगा ये इंग्लिश के लिए यूज हो जाएगा, आप कहेंगे अरे वाह बिल्कुल सही है, दिस तो पास की चीजों के लिए यूज होता है, और फिर ये डैट दूर की चीजों के लिए यूज हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पास की चीजों के लिए दिस और दूर की चीजों के लिए डैट, वो कोई छोटा मोटा भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज, यही क्वेश्चन था जिसमें आपको हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी करना था। देखिए ना, दिस डैट का प्रयोग ही गलत था। समझ में आई बात? ऐसा क्यों है? अब देखने में नहीं, लिखने में भी जो चीज पास हो वो दिस है, जो चीज दूर हो वो डैट है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन यू। ये शायद मैंने आपको डिस्कस किया हो क्वेश्चन। माई वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन यू। मैंने आपसे कहा था जो कंपैरिजन है भैया, कुछ मेल खाती चीजों का कंपैरिजन करिए, ऐसे ही किसी चीज का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि माई वॉच का कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है? देन के बाद यू, तुमसे। भाई एक इंसान का कंपैरिजन आप एक घड़ी से कैसे कर सकते हैं? तो हम शायद ये कहना चाहते हैं कि घड़ी का कंपैरिजन, माई वॉच इज मोर एक्सपेंसिव देन योर वॉच की जगह पर योर वॉच कहना चाहते हैं हम, है ना। योर वॉच की, मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी से ज्यादा महंगी है। पर जैसे ही हमने योर वॉच की बात करी तो हमने देखा कि एक नाउन यहाँ पर, फिर इसका रेपिटेशन वॉच में यहाँ पर, बट रेपिटेशन, नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए तो प्रोनाउन आया है, तो हमें किसका यूज करना चाहिए? योर्स। वेरी नाइस बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैंने कहा या तो योर वॉच लिखना था, अब योर वॉच को भी मैं हटाकर योर्स लिखूंगी ताकि हमारा सेंटेंस एकदम परफेक्ट हो जाए, है ना जी। आगे देखते हैं द नेक्स्ट वन। द कार ऑफ राम इज मोर एक्सपेंसिव देन दोज ऑफ अमन। अब इसके अंदर क्या परेशानी है? वो पिछला सेंटेंस तो आपको पता ही था, अब उसी चीज को ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर लेके आएंगे कि वो यहां पर कैसे घुस जाती है। देखते हैं जरा। The car of Ram is more expensive than those of Aman. The car of Ram is more expensive than those of Aman. अब हमने देखा दोनों चीजों में थोड़ा सा ध्यान देंगे। द कार ऑफ राम, अब हमने कहा था ना कि जो कंपैरिजन होगा भाई थोड़ी सी ठीक चीज का करेगा। ये राम की कार खड़ी है, ठीक है, तो ये राम की कार खड़ी है, यहां पर अमन की कर देते हैं। पर जब अमन की है तो अगर राम की कार है तो अमन की भी कार लीजिए ना। ज्यादा कार क्यों ले रहे हैं आप? ज्यादा कार, एक कार का कंपैरिजन उसकी कार से होगा या फिर दो से होगा? मुझे कहना चाहिए डैट ऑफ अमन, है ना। अगर मैं कहूं द कार ऑफ राम इज मोर एक्सपेंसिव डैट ऑफ अमन, इसका मतलब हुआ कि हम उसकी कार की कंपैरिजन उसकी से कर रहे हैं। दोज ऑफ अमन का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, तो दोज यहां पर प्रयोग ही गलत है। हमें सिंगुलर आइटम का प्रयोग करना है तो यूज करना चाहिए डैट। क्या यूज करना चाहिए बच्चा? डैट, तो दोज नहीं। प्लूरल है तो दोज करते, पर यहां पर जैसे ही हमने देखा कि जो कंपैरेटिव वर्ड है वो तो कार है, कार्स नहीं है जो हम दोज यूज करें। सिंगुलर है तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट वन, द रोड्स ऑफ एमपी इज बेटर देन दैट ऑफ अमेरिका। अब क्या करें? अब थोड़ा उल्टा हो गया, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कंपैरिजन है एमपी की रोड्स का, अब एमपी की रोड्स का कंपैरिजन अमेरिका की किससे होगा?
रोड्स से ही होगा, तो मुझे यूज करना चाहिए डैट की जगह पर दोज ऑफ अमेरिका। द रोड्स ऑफ एमपी इज बेटर देन दोज ऑफ अमेरिका, है ना, क्योंकि एमपी की रोड्स है नहीं ऐसा, है ना। ये शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा किसी भाषण में कह दिया था, ऐसे ही कह दिया था, है नहीं ऐसा, कभी सोचो सच में ऐसा तो नहीं है, नहीं है। एमपी की जो रोड्स हैं, जो ये रोड्स, तो ये प्लूरल है, तो अमेरिका की रोड से कंपैरिजन होगा, बट रोड्स के लिए जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है वो डैट नहीं दोज का प्रयोग करिए। द थिएटर्स इन मुंबई इज फार बेटर देन इंदौर। अब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, या इसमें भी कोई परेशानी लग रही है आपको? भैया द थिएटर्स इन मुंबई इज फार बेटर देन इंदौर, भैया मुंबई के थिएटर्स इंदौर से बेटर हैं, सेंटेंस तो ठीक है। इज मोर बेटर मैम, नहीं नहीं, मोर और बेटर दोनों कंपैरेटिव हो गए। आपको नहीं लगता कि मुंबई के थिएटर्स का कंपैरिजन इंदौर से हो रहा है? पर गलत नहीं है, मुंबई के थिएटर्स का कंपैरिजन करिए, हम मना नहीं कर रहे, पर इंदौर से मत करिए, इंदौर के भी थिएटर से करिए ना। और हम क्या कर रहे हैं? इंदौर से। सोचिए कि एक जगह के तो थिएटर्स और दूसरी जगह के पूरी जगह, फिर दिमाग ठीक है तुम्हारा, करिए, मना नहीं कर रहे हैं हम। थिएटर्स का कंपैरिजन थिएटर्स से करिए, तो हमें यूज करना चाहिए ऐसे केस में देन थिएटर्स ऑफ इंदौर। थिएटर्स को अगर हमें चेंज करना है तो हमारे पास तरीका है देन दोज इन इंदौर, अभी हम पढ़ के आए हैं, दोज का प्रयोग कर सकते हैं। देन बेटर, जहां बेटर देन है यहां पर दोज का प्रयोग कर लेंगे तो काम हो जाएगा। एक और यहां पर प्रॉब्लम होगी, है ना, जब थिएटर्स हैं, थिएटर्स तो प्लूरल हैं, और जब थिएटर्स प्लूरल हैं तो ये वर्ब भी गलत है ना जी। तो थिएटर्स के बाद क्या यूज करना चाहिए मुझे? आर का प्रयोग करना चाहिए, है ना। इसको भी ठीक कर लेना बेटा, है ना, वैसे ही मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक। क्लियर जी? किसी को डाउट, कोई भी किसी प्रकार का डाउट, कोई समस्या? आसान है। चलिए अगले प्रोनाउन की तरफ बढ़े। अगला प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसा कि इसका नाम कह रहा है कि मैं हूं रिश्तेदार सर्वनाम, ठीक है। रिश्तेदार का मतलब क्या है? जो रिश्तेदारी निभाए, तो इसका नाम इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जरूर रिश्तेदारी निभा रहा है ना। रिश्तेदारी कैसी? मामा की, फूफा की, चाचा की, ताऊ की, बुआ की, कोई ना कोई रिश्तेदारी। तो रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे 4 होते हैं जो रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। पहला होता है हु, दूसरा whom, तीसरा which, चौथा that। अब हम छोटी छोटी सी बात समझते हैं। पहला who और whom। बेटा who और whom के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है? पर्सन इंडिकेटेड है। क्या है? पर्सन इंडिकेटेड। जब भी कौन और किससे की बात की जाएगी तो ये जो रिश्तेदारी करवाएंगे, ये रिश्तेदारी होगी लोगों की। अगला रिश्तेदार है हमारा विच। विच कराएगा चीजों की रिश्तेदारी, जो भी चीज होंगी, चीजों के भी तो रिश्तेदार होते हैं। और जो डैट है भाई, ये कुछ स्पेशल है अपने आप में, ये इतना स्पेशल है, कहता है कि मैं रिश्तेदारी दोनों की करवा सकता हूं,
थिंग्स की भी करवा सकता हूँ, पर्सन की भी करवा सकता हूँ। तो ध्यान रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन 4 होते हैं, पहला हु, दूसरा whom, तीसरा which एंड चौथा that। हु और whom के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, जहां भी पर्सन होगा हम वहां पर लगा लेंगे। विच के बारे में भी कोई टेंशन नहीं है, जहां पर भी चीज होगी, थिंग्स होंगी, वहां पर हम विच लगा लेंगे। अब थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा डैट का यूज, क्योंकि डैट एक कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है बोथ, मैं पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए काम करता हूं, पर कब करता हूं, कहां करता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हैं, ए और बी। आई नो द मैन इज वेरी इंटेलिजेंट। अब 2 अलग अलग लाइन थी, बेटा ध्यान से सुनो। 2 अलग अलग लाइन एक आदमी ने बोली, आई नो द मैन इज वेरी इंटेलिजेंट। 2 लाइन बोल दी, ठीक है। अब एक बच्चे को ये टास्क दिया गया कि भाई तो इन दोनों लाइन की ना एक लाइन बना के दिखा। उसने सोचा कि भाई जो भी कॉमन है मैं उसको रख लेता हूँ। आई नो द मैन, थोड़ा मैथ्स लगा दिया उसने, वो मैथ्स में अच्छा था। हमने कहा यहाँ पर भी मैन है, यहाँ पर भी मैन है। उसने क्या किया, इस लाइन को तो लिखा पूरा का पूरा आई नो द मैन। अब कहा मैं दोबारा द मैन नहीं लिखूंगा, थोड़ा छोटा बनाना है ना उसको। तो बोला फिर द मैन के आगे द मैन लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। तो एक काम कर भाई, इस लाइन की इस लाइन से रिश्तेदारी तो करवानी है, रिश्तेदारी करवानी है तो कुछ ऐसा रिश्तेदार लेके आ जो इंसानों की रिश्तेदारी करवाता हो। तो हमने कहा या तो मैं हु लेके आऊंगा या फिर मैं होम लेके आऊंगा। अब प्रॉब्लम तो है ये भी कि हु लेके आएंगे या होम लेके आएंगे, पर यहां ना वो हु ले आया, तो द मैन की जगह पर हु लिखा, इज वेरी इंटेलिजेंट हो गया। अब सवाल खड़ा होता है मैम हु क्यों लाया, होम क्यों नहीं लाया? ये अपनी मर्जी से कुछ लाया ही नहीं, इसने तो जिसका रिश्ता करवाना था उससे पूछा भाई तू कौन है। उसने कहा जी हम तो ब्राह्मण है जात से। बोला जी अच्छा ब्राह्मण है, अच्छा तो ठीक है तो तुम्हें ब्राह्मण बनाया जाएगा। इसकी कास्ट पूछी, इसकी कास्ट क्या है, पूछो, सिखाई तो है कि ये सब्जेक्ट है। द मैन इज वेरी इंटेलिजेंट में जो मैन है ये सब्जेक्ट है। ये कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, ये किसी के मुंह पे तो लगा नहीं है, वो खुद ही बताएगा। हमने उससे पूछा कि तू बता तू कौन सी जाति का। इसने कहा जी मैं आगे यहाँ पर वर्ब से पहले लगा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूं इस सेंटेंस का, और अगर तू सब्जेक्ट है तो हु और हुम में से कौन सा लगाऊं, कौन सा लगाऊं। तो इतना तो खुद भी दिमाग लगा लीजिए कि किससे करवाओगे रिश्तेदारी, ब्राह्मण की ब्राह्मण से। हमने कहा खैर आजकल तो अदर कास्ट भी चलती है पर ऐसा मत करवाइएगा, पुराने जमाने में चलते हैं, ठीक है। द मैन, मैन की जगह पर हु का प्रयोग कर लेंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट है। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत बेटा? क्या बनाएंगे, द आई नो द मैन हु इज वेरी इंटेलिजेंट। चलो अगला देखिएगा, अगला तुम बनाओगे, तुम क्या बनाओगे, बना बनाया है तो। मैंने कहा आई नो द मैन, आई मेट द मैन यस्टरडे। यहां पर मैंने होम लगाया, क्या कोई मुझे कारण बता सकता है कि मैंने होम क्यों लगाया यहां पे? होम क्यों लगाया, कोई मुझे रीजन देगा होम लगने का? पहले वाले में तो मैम आपने हु लगाया, इसमें आपने होम लगाया। मुझे कृपया करके कारण बताएंगे कि मैंने होम क्यों लगाया।
ऑब्जेक्ट है, एग्जैक्टली exactly. जब मैंने इस मैन से पूछा भाई तू कौन सी प्रजाति का है, उसने कहा जी मैं वर्ब के बाद आया हूं तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, और अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, होम का प्रयोग करूंगा। तो दोनों बातों को समझने के लिए मैं फिर से समझा देती हूँ। पर्सन इंडिकेशन के लिए हमें हु और whom दोनों ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, पर हमारी बात आती है कि हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट की तरह जगह पर करते हैं। ठीक है जी, बहुत इजी है। चलिए तीसरा सेंटेंस हमारे सामने आता है। हमने कहा दे हैव द वॉच इज मेड इन जापान। अब इन दोनों को जोड़ना है तो हमारा सेंटेंस बनेगा दे हैव द वॉच, लिख दिया। वॉच वॉच दोबारा नहीं लिखना है, हमने कहा हम तो सब्जेक्ट यूज करेंगे, पर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, विच जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है, ये तो बहुत आसान हो गया। तो वॉच की जगह पर मैं विच को यूज कर लूंगी, विच इज मेड इन जापान, तो इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। और होम का तो चलो टेंशन भी है कि भैया कब हु होगा कब होम होगा, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। चीजों में तो कोई टेंशन भी नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन? क्योंकि जो वॉच है जिसके लिए विच प्रयोग होता है, और विच हमारा ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट भी विच है ऑब्जेक्ट भी विच है, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, रीना हैज द मार्कर, सरोज बोट दिस मार्कर फ्रॉम अ शॉप। तो हमने कहा लिख देते हैं, पहली लाइन तो यूं की यूं, रीना हैज द मार्कर, मार्कर के लिए क्या यूज कर लूं, विच, कर लिया, चलो कर लिया। विच सरोज बोट फ्रॉम अ शॉप, क्या मुझे यहां पर इसको ऐसे ही लगाना चाहिए? क्या ये सेंटेंस ठीक है नीचे वाला, या इसमें कुछ गड़बड़ है? बताइए जल्दी जल्दी, क्या नीचे वाला सेंटेंस ठीक है या गलत है? भाई क्या यहाँ पर ये इट लगाना सही रहेगा? ये इट किसके लिए आया है? मार्कर के लिए। फिर ये विच किसके लिए आया है? मार्कर के लिए। एक ही नाउन के लिए दो दो प्रोनाउन तो गलत है ना, इट का प्रयोग मत करिए भाई। आगे आ तो गया वो, विच सरोज बोट फ्रॉम अ शॉप, मार्कर के लिए ही इट और मार्कर के लिए ही विच, गलत है ना ये तो। अगर आपकी नाउन है मार्कर तो आप एक ही प्रोनाउन का प्रयोग करिए, दो दो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्लियर एवरीवन? कोई दिक्कत किसी को, समस्या? आगे चले, आगे चलते हैं। हाँ जी, अब हमने कहा दूसरी चीज हमने सीखी, जो चीजें हैं या एनिमल्स हैं या एक्शंस हैं, उन सब के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन विच में कोई टेंशन नहीं है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह से हमारे पास आ जाएगा। ध्यान करिए, उसमें मार्कर ऑब्जेक्ट था और पहले वाले में मार्कर सब्जेक्ट था, पर कुछ नहीं बिगड़ा, विच की जगह पर विच ही आया। चलो अब अगला बनाओ। अब तुम्हारी परीक्षा, मैंने आपको सिखा दिया रिलेटिव प्रोनाउन, अब आप बताओगे इसको, ठीक है।
हाँ जी, हमने कहा दे आर द काउ एंड द मैन हु या विच लीव्ड इन अ शेल्टर। आप लोग विच का प्रयोग कर रहे हैं, मैक्सिमम कोई हु का प्रयोग कर रहा है। हु आना चाहिए मैम, शायद कोई विच कह रहा है। भाई हमने, हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। हमें तो ये करना है कि हु और विच डिपेंड करेंगे इससे पहले जो भी नाउन है ना उस पे। हमने कहा इससे पहले मैन है और काउ है, तो द काउ एंड द मैन। अब अगर काउ के अकॉर्डिंग लगाऊं तो विच को यूज करूंगी, मैन के अकॉर्डिंग लगाऊं तो हु को यूज करूंगी। तो क्या करूं, आप लोगों ने अपना अपना चॉइस कर लिया होगा, पर मैं आपको बताऊं सच्ची सच्ची बात, ना तो हु का प्रयोग करेंगे ना ही विच का प्रयोग करेंगे। फिर किसको करें भाई, एक है ना डैट। अभी आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था वो इसीलिए तो पढ़ाया था। लगा लिया सबने अपना दिमाग, अब ठीक है। ना हु ना विच, किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, इसीलिए तो है वो। भाई कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाए जहां ना हु यूज करना है ना विच यूज करना है, वहां पर किसका यूज करना है, डैट का यूज करना है, तो हम डैट का प्रयोग कर लेंगे। अगला देखिएगा, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द थिंग्स इन द पीपल हैड सराउंडेड हिम। अब इसको हमने बनाया, ये एरर, आपको इसमें ना एरर बताना है। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स एंड द पीपल दैट हैड सराउंडेड हिम। क्या ये सेंटेंस ठीक है, क्या ये सेंटेंस यहाँ पर ठीक है। मैम ऑप्शन ही नहीं दिया था, हाँ जी, तो जानबूझ के नहीं दिया था ताकि आपका माइंड क्लियर हो, है ना। यहाँ पर तो कोई कंपटीशन हो नहीं रहा कि गलत हो गया तो कुछ टेंशन हो जाएगी। पर देखते हैं ना किसका दिमाग थोड़ा एडवांस चल सकता है, मैं तो ये देख रही हूँ। कोई इसमें कोई गलती है, ये लो, इसमें कोई गलती, थोड़ा ध्यान से देखा करो। तुम तो बस फटाफट फटाफट आंसर देने के चक्कर में रहते हो, फटाफट आंसर नहीं देने, ठीक आंसर देने। आपको टाइम तो हम कम नहीं देते भाई, सब बोर्ड पे पीपीटी होती है इसलिए हमारा टाइम बहुत सारा बच जाता है। तो हम आराम आराम से करें, उस समय को यहाँ पर प्रयोग करें, बीच बीच में प्रैक्टिस में। यस मैम, बिल्कुल, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। तो हमने सीखा कि जो पर्सन्स हैं और चीजें हैं, अगर ये दोनों मिली हुई हो तो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डैट का, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम कर सकती हैं। अब अगला सेंटेंस क्या आप बना सकते हैं, ठीक कर दीजिएगा। The pen was sold was very expensive. The pen who was sold was very expensive. भैया देखिए पेन है, पेन तो चीज है, चीज के लिए हु का प्रयोग तो नहीं करते मैम, किसका करते हैं बेटा, विच का यूज करते हैं, ठीक है। डेट का भी एक दो यूज है और वो सिखाऊंगी। आई एम लुकिंग फॉर समवन विच कैन वॉच माई डॉग व्हेन आई गो ऑन वेकेशन। तो हमने देखा विच किसका रिश्तेदार है, समवन का। समवन तो पर्सन है, तो पर्सन है तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, हु का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्लियर जी। डैट का क्यों यूज करना है, द पेन, डैट का क्यों यूज करना, अपूर्वा जी, डैट के आने का कोई कारण। भाई डैट की या तो कोई स्पेसिफाइड केसेस हैं और या फिर दोनों हैं, उसके अंदर चीजें भी होनी चाहिए और इंसान भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि अगला समवन है तो डैट यूज कर सकते हो आप, वो बात नहीं है, पर समवन के साथ यहाँ पर कोई चीज होता तो हम डैट का प्रयोग करते हैं ना, यहाँ पर विच का प्रयोग करेंगे। बस मैम, हाँ बस बस हो गया, बाकी कल को अगली प्रैक्टिस करवाऊंगी, है ना। बस प्रैक्टिस ही करनी है हमको कल।
आसान है, पढ़ के आइएगा बेटा, कल प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत आएगी फिर आपको। मैम पीडीएफ मेरे पास 6 बजे आता है, और किसी के पास भी 6 बजे आता है बेटा, जल्दी आ जाता है, कभी कभार हो जाता है कि थोड़ा लेट हो। मैम लास्ट स्लाइड फिर से ये वाली स्लाइड अर्पित, ये इससे पीछे वाली। द पेन है जो, पेन के साथ हु का यूज नहीं कर सकते, इंसान थोड़ा ना है, चीज है तो विच का यूज करा। यहाँ पर आई एम लुकिंग फॉर समवन विच, तो यह इंसान है तो विच का यूज ना करें, हु का यूज करें, क्या है इसमें। लास्ट स्लाइड अगर पीछे वाली कहना चाहते हो तो पीछे वाली में तो कोई बात ही नहीं है ना। क्लियर। क्यों अटानु जी, बिना स्टोरी की याद नहीं क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मान लो कि स्टोरी मैंने सोचा कि आपको वैसे ही याद है वो, उसको हम अगर आधा घंटा लगाएं तो आपको मैंने याद करने के लिए दिया था, और मुझे लगता है 99% लोगों ने मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन जिन वर्ब्स के साथ आते हैं वो बताए भी हैं। कल मैं आते ही फिर पूछूंगी, तो जो आते ही सबसे पहले सारी की सारी कमेंट सेक्शन में गुड मॉर्निंग की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन वर्ब्स के साथ आता है वो लिखेंगे। ये आपका कल का होमवर्क, और आज की क्लास को अच्छे से पढ़ के आएंगे, ये भी आपका होमवर्क। बेस्ट कंटेंट मैम, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इसके पहले क्या है अर्पित, इससे पहले ये इससे जस्ट पहले तो ये वाली थी। तो पर्सन और चीजें दोनों अगर मिक्स हैं हमारे इस तरफ तो डैट का प्रयोग करना है। अर्पित क्या हो गया, कुछ खास नहीं है बेटा, वैसे ही लगा आपको। काउ एंड मैन वाले में मैम, अच्छा मैं 1 मिनट देखती हूँ ना कौन सा है, क्या पता कुछ हो, देख लेती हूँ मैं। काउ एंड मैन, काउ एंड मैन, बेटा क्या हुआ इसमें, कुछ भी नहीं है भाई, ना हु ना विच, दोनों है काउ एंड मैन, तो डैट। क्या कहना चाह रहे हो पता नहीं। हिम कहाँ लिखा है, मुझे तो हिम कहीं दिख नहीं रहा, हिम कहीं दिख रहा है मुझे। देयर आर द काउ एंड द मैन, द काउ एंड द मैन लिव्ड इन अ शेल्टर, दे आर द काउ एंड द मैन हु या विच लिव्ड इन अ शेल्टर। बेटा हिम नाम का तो वर्ड ही नहीं है कहीं पर, क्या हो गया आपको। ठीक है जी, कल का होमवर्क ध्यान रखिएगा, क्लास में आते ही गुड मॉर्निंग से पहले वैसी वर्ब्स जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं और लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।